वो आई कोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम अपने नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी हम मिलके ग्रो करते हैं। सो आई कोड गुरु वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर जफर शाहिद। डॉक्टर जफर शाहिद इसके प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं आई कोड गुरु के। और ही इज सपोर्टेड बाय डॉक्टर रिजवान गफार, सर कलीम अनवर, सर आमिर खान, सर खालिद खोकर, एंड अ होल लॉट ऑफ टीम फ्रॉम सिलिकॉन वैली बे एरिया। आवर मिशन, आई कोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, हाईटेक स्किल्स स्टूडेंट्स को सिखाना, और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल मेंटोर से मुलाकात करवाना। हर सैटरडे को 9 PM में इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं और जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। आवर फोकस हाउ वी वर्क, आई कुड गुरु के पास 20+ सेशंस पर डे हो रहे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है सैटरडे को 9 PM पे। इसके अलावा 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं सैटरडे संडेज को। और इसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज आई कुड गुरु रन करता है। ये सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स है। इसके अलावा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, आइल्स, जीआरई, टॉफिल, और डीईटी, डुओलिंगो, इन सब की इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशंस वगैरह के कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा डीएसए, लीड कोड, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, इन सारों के कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सारों के कोर्सेज भी आई गुड गुरु रन करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी आई गुड गुरु के फेसबुक पेज पे अवेलेबल होंगी। कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लें तो 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने इन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशंस। 100+ फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस हैं। ऑलमोस्ट $24 मिलियन प्लस की फंडिंग सिक्योर की है अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके अलावा लोकल एंड इंटरनेशनल जॉब्स और इंटर्नशिप सिक्योर किए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पजल है CX50 पजल डे। उसमें 749 टीम्स में 9x9 पजल सॉल्व किए हैं अभी इस साल 2026 में। इसके अलावा कोड इन प्लेस का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोड इन प्लेस है, उसमें एज अ सेक्शन लीडर 255+ सेक्शन लीडर और एज अ मेंटोर सिलेक्ट हुए हैं आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स जो वहां जाके पढ़ाते हैं। 3 आई कोडर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में, MIT की तरफ से था। और इसके अलावा गूगल कोड जैम 2023 में 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु की पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इतिहाद एविएशन ग्रुप का एक हैकाथॉन हुआ था जिसमें आई कोड गुरु के हैकाथॉन विन करने के नतीजे में थ्री आई कोडर्स इंटर्नशिप पे गए थे अबू धाबी, इनके हेडक्वार्टर्स में। ये कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का डाटा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं, तो ऊपर जो है आपको राइट साइड पे, टॉप राइट पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, बॉटम राइट पे जो US की यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं, जो हमने पीछे देखा कि $24 मिलियन प्लस की फंडिंग्स है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे जो है ये इन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल है। इन स्टूडेंट्स के पास आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल में कोई GRE नहीं थी, इनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, और इनको 100% फी वेवर मिलता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है जो कि वेरी करती है $1100 टू $3000 पर मंथ। इनको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है, जीरो बैंक स्टेटमेंट। और इनके आइल्स की रेंज 6.5 टू 7.5। आजकल काफ़ी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और आजकल स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 8.5 इज़ द न्यू नॉर्म। और स्टडी गैप भी होता है इनका, अक्सर 1 to 15 ईयर्स के भी स्टडी गैप है। और आई कोड गुरु के जो सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, उनकी एज 55 थी। तो दिस इज अनदर स्लाइड, और ये भी वही है, इनमें बस यूनिवर्सिटीज ज़्यादा हैं और तकरीबन बाकी सारी चीज़ें वही हैं। CGPA रेंज 3.1 to 3.8 आइल्स है, और बैंक स्टेटमेंट उसी तरह जीरो है। तो ये कुछ ऊपर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, एंड सो ऑन। अच्छा, ये कुछ अचीवमेंट्स की हमारी स्लाइड है जिसमें स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस और हार्वर्ड पजल डे को ईयर बाय ईयर कंपेयर किया हुआ है कि 2023 में कितनी टीम्स थी 11, मतलब हार्वर्ड पजल डे में, और कितने स्टैनफोर्ड के सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे। मतलब सिमिलरली आप देख सकते हैं कि वो 2024 में स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 72 TAs हमारे एज अ सिलेक्ट हुए थे, और 2026 में यही नंबर 255+ किया था। और हार्वर्ड पजल डे में भी इसी तरह 2023 में 18 टीम्स गई थी, जो कि 2026 में 749 टीम्स गई थी जिन्होंने 9x9 पजल्स सॉल्व किए थे।
तो वी कैन सी ग्रोथ के हम काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। और आप भी अगर इससे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप iCode गुरु की वेबसाइट पे iCode Guru/join, और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह और अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम डिज़ाइन का। तो सिस्टम डिज़ाइन एनीवन, किसी को आइडिया हो कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है और किसको कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन? किसी को थोड़ा बहुत भी जनरल आइडिया भी हो? किसी को नहीं है? सिस्टम डिजाइन में यही है कि जो यूजर्स जितने होते हैं उनका, अब जितनी आपकी ट्रैफिक आएगी किसी सिस्टम पे उसको किस तरह बैलेंस करना है, सिस्टम को किस तरह ओवरलोड नहीं होने देना। सही। तो एक पॉइंट हमारे पास का सर ने रेज किया कि सर काशिफ ने, कि भाई हमारे पास सिस्टम को हम ओवरलोड ना होने दें और सिस्टम चलता रहे, तो ट्रैफिक भले जितनी मर्जी आ जाए। इसके अलावा किसी का कोई इनपुट हो इसमें कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है, और मतलब ये किस चीज की पढ़ाई है? और सर आई थिंक इसमें होता है, जिस तरह इसका नाम है सिस्टम डिज़ाइन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें डिज़ाइन की बात करते हैं कि एक हम सिस्टम बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसे होगा। डिज़ाइन मतलब उस सिस्टम का आर्किटेक्चर हम ऐसा बनाएं कि वो मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सके, उनका डेटा हैंडल कर सके। और जिस तरह के हमारे पास फेसबुक है, गूगल है, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह से वो अपने यूजर्स को हैंडल करते हैं, हम भी ऐसी एप्लीकेशंस या सिस्टम्स बनाएं जो कि प्रोडक्शन रेडी हो, जिसमें यूजर्स आके अपना प्रॉपर अपना काम कर सके, जिस तरह के होता है। सही। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे पास वो प्रोडक्शन रेडी हो, और दूसरा ये कि वो मिलियंस ऑफ बिलियंस यूजर्स पे वो मतलब चले, और उसमें क्या कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है सर काशिफ वाला, कि वो सर काशिफ का भी यही पॉइंट था कि वो मतलब जितना मर्जी ट्रैफिक आ जाए तो वो सिस्टम चलता रहे। तो इसके अलावा किसी और का कोई ओपिनियन हो कि? और एक और अच्छी बात यह है कि वो सही है, हम आर्किटेक्चर और उसको डिजाइन के अलावा आर्किटेक्चर पे फोकस करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, किसी को पता है कि आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, या आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? ये कोई बिल्डिंग का नक्शा है, क्या है ये? एनीवन, किसी को सर ये जी सर। जी सर, आर्किटेक्चर को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हम बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं। बेसिकली हमने जब अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करना होता है तो उसका हम एक पूरा आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसकी पीआर कैसे बनेगी, रिस्पांस कैसे जनरेट होगा, सर्वर से कैसे रिस्पांस आएगा, सर्वर बिजी है तो उसकी जो है वो डिवीजन किस तरह से करनी है। तो उसका एक पूरा थिंकिंग फ्रेमवर्क होता है। बिल्कुल सिमिलरली ही जैसे हम किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मुकम्मल आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, उसको हाइट, वेड्थ, स्टैंडिंग पोजीशन, उसकी रूम्स की जो डिवीजन होती है वो हम पहले से डिसाइड करते हैं। इसी तरह से जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी भी सारी की सारी जो है वो हम जो पहले से चीज़ें उसकी प्रिपेयर करते हैं, पेपर वर्क होता है, वो सारे के सारा वेब आर्किटेक्चर में आता है। सही। तो हमारे पास इनिशियल लेआउट प्लान हो गया सॉफ्टवेयर का, कि हम सॉफ्टवेयर जब बनाना शुरू करते हैं तो हम किस तरह उसको करेंगे, उसकी किस तरह क्या प्लान करेंगे, उसका ये सारे। सही सही। इसके अलावा किसी और का कोई ओपिनियन इसमें सिस्टम डिजाइन होता गया है, या उसके कोई नॉलेज हो, किसी को बैकग्राउंड नॉलेज हो कोई? तो किसी को भी नहीं है सर। बाकी हम जो सर इनपुट दे दिया, सर काशिफ ने, सर मनसब ने, एंड सर तला ने, इसके अलावा सारे नए हैं, ये पहली दफा नाम सुन रहे हैं सिस्टम डिजाइन का। सर समी, आप मौजूद हैं?
सर सिस्टम डिजाइन में यही होता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करना है कि हम जो है ना सिस्टम को आगे जाके स्केलेबल कर सकें, रिलायबल हो सके हमारा सिस्टम, और एफिशिएंटली वर्क करता रहे चाहे जितनी ही ट्रैफिक आ जाए। सही सही। अच्छा, चलें, ये हमने एक सर जनरल। जी जी सर, कंटिन्यू करें। सर सिस्टम की कुछ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक्चुअली अभी आज के टाइम में जितने भी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो सब चैट जीपीटी क्लाउड वगैरह को यूज़ करके कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो कोर चीज़ें हैं उनकी तरफ से हम ध्यान नहीं देते, स्पेशली जो सी एस और आई टी के ना ग्रेजुएट्स हैं। तो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन में हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। इसकी एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल लें तो हम एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को जब यूज़ करते हैं तो उसके पीछे 3 से 4 काम एक टाइम पे ही होते होते हैं कि सेम टाइम में डिफरेंट यूज़र उस एप्लीकेशन में से पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उस एरर को मिनिमाइज़ करना कि पेमेंट ट्रांसफ़र में एरर ना आए, रैंडमली जो है वो इंस्टेंट मैसेज जनरेट हो सेंडर को भी और रिसीवर को भी, इंस्टेंटली ही एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, उससे बैंकिंग की जो अकाउंट्स में किसी किस्म की कोई चेंज ना आए। ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का स्मूथ वे है। तो ये एक पूरी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हम सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ते हैं। जबकि अगर हम वैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हों तो ये छोटा सा काम जो है वो हम चैट जीपीटी के थ्रू करवा के कोड जनरेट कर लेते हैं, लेकिन हम कोड को रीड नहीं करते। तो बेसिकली जो ये डिज़ाइन सिस्टम का है इसमें हम इसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। इसमें फिर हमारे पास स्केलेबिलिटी है कि सिस्टम का जो है वो स्केल किस तरह से होगा, अवेलेबल किस तरह टाइम से हो रहा है, और उसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कनकरेंटनेस कितनी आ रही है, सिस्टम आपका रोबस्ट कितना है। लाइक अगर हम नेटफ्लिक्स की एग्जांपल लेते हैं तो मोस्टली वीकेंड्स पे हर कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके स्ट्रीम में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी तरह अगर हम यूट्यूब को पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो अगर इंटरनेट की हमारे पास स्पीड, जैसे पाकिस्तान में आम होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है, तो यूट्यूब की जो सेटिंग्स हैं वो क्या करती है कि वीडियो की क्वालिटी को खुद ही कम कर देती है, 480p तक ले जाएगी ताकि सिस्टम की जो स्ट्रीम है वो रुके ना, और अगर बहुत ही इंटरनेट डाउन हो तो फिर वो बंद हो जाता है। तो ये वो सारे का सारा एक आर्किटेक्चर होता है जो हम सिस्टम डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। इसी तरह हम जब राज डॉट पी के शॉपिफाई की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उस पर भी हम इन्हीं चीज़ों को ही देखते हैं। आपके जो कार्ड आपने लगाया उसकी प्राइवेसी कैसे होगी, आपने सीवीवी नंबर डाला है उसका डेटा लीकेज ना हो, साइबर अटैक होते हैं तो हमने किस तरह से उसको बचाना है। आई गेस मेरे ख्याल से इससे यही चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सही सही। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैम जायदा चैट में कह रही हैं कि वो यस सर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो इसका कह रही हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देख रही हैं वो सिस्टम डिजाइन। इसके अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स, मैम सेहर, मैम लाइबा, मैम किंजा, मैम हिना, अब्दुल वासे, मैम अबिया, तो आप लोगों को क्या फेमिलियरिटी है सिस्टम डिजाइन से, या फर्स्ट टाइम आप लोग अभी नाम सुन रहे हैं इसका? यस सर, अभी फर्स्ट टाइम ही है। सही। एनीवन एल्स? सही। बाकी सारे हमारे पास, तो तकरीबन एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम है। तो अच्छा, देखें सिस्टम डिजाइन जो मतलब काफी सारे ना इसको मतलब अलग तरीकों से पढ़ते हैं। ये थोड़ा थ्योरी हैवी भी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल हैवी भी हो सकता है। तो ये दोनों तीनों अप्रोचेज होती हैं, लेकिन मतलब हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे जरा ज्यादा फोकस करेंगे। और उस प्रैक्टिकल अप्रोच में फिर हमें जो जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी होंगी ना, फिर वो हम पढ़ेंगे, उस तरह पढ़ेंगे। तो ये इस तरह है बेसिकली। सिस्टम डिजाइन है क्या? सिस्टम डिजाइन ये है कि जिस तरह सर ने बताया कि हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर है। देखें, एक वेबसाइट है, उस पे वो किस तरह चलती है, उसमें क्या क्या है और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, उसमें कितनी चीजें हैं, 10 चीजें, 20 चीजें, 50 चीजें, सर्वर है क्या नहीं है, और ये सारी चीजें इन ये फिर ये इटसेल्फ ये लोग किस तरह चलते हैं, मतलब इनके एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, लोड बैलेंसर है नहीं है, तो और ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं और एक मजबूत सिस्टम किस तरह बनाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस तरह बनाते हैं। तो ये उस चीज की स्टडी है, उस चीज की पढ़ाई है जो हम ये सिस्टम डिजाइन में पढ़ेंगे। अच्छा, और जब सिस्टम डिजाइन की बात हो रही होती है तो ये मतलब ये अंडरस्टैंडेबल बात है, ये इसको कह लें कि ये मतलब अंडरस्टूड बात है कि ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात हो रही है। अच्छा, कोई
फर्क बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से सेंट्रलाइज में एक सर्वर होता है और उससे साथ सारे कनेक्ट होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसमें हर एक के साथ एक एक सर्वर कनेक्ट होता है। अगर किसी का कनेक्ट भी हो जाए कि दूसरे का जो कोड है, जो काम है, वो मुतासर नहीं होगा। लेकिन जो सेंट्रलाइज होगा, अगर वो सर्वर कट हो जाएगा तो सबके पास जो वो काम कर रहे हैं वो मुतासर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही है। सही। एनीवन एल्स? सरतला, आपका कोई इनपुट? जी सर, मेरा भी यही ही मतलब ओपिनियन है इस बारे में। ज़्यादा नहीं पता मुझे। आई थिंक इसमें जो सर्वर होता है सिस्टम का वो एक ही होता है, जो सेंट्रलाइज होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल हो सकते हैं। सही। अच्छा, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस पे ना एक ये डायग्राम बनी हुई है, इसको देखते हैं जरा पहले। और असल में ना एक और चीज हमें जो समझनी है ना, वो ये समझनी है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जरूरी है, और इसमें मतलब इसको व्हाई नॉट अवॉइड इट। मतलब सही है ना, फेसबुक चल रहा है तो फेसबुक एक ही है ना, फेसबुक को तो अब हर बंदे ने तो फेसबुक नहीं बनानी ना, लेकिन हर बंदा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ रहा है बैठ के। तो और इसके टेस्ट भी हो रहे हैं, इंटरव्यूज में भी इसको पूछ भी रहे हैं। तो मतलब और हर बंदे के पास फेसबुक जितना ट्रैफिक भी नहीं आना। तो क्या मतलब अवॉइड कर सकते हैं इसको? कर लें, अवॉइड कर लें भाई, क्या जरूरत है इसको वो करने की? तो इसकी क्या वो है और अफादियत है मतलब, या इसको हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? तो सेंट्रलाइज सिस्टम जिस तरह होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि बेसिकली ना ये क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन है। देखें, सर्वर क्या होता है? सर्वर ये होता है कि जहां से आपके पास ना क्लाइंट, पहले तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो है ना वो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है। आप लैपटॉप से कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो इटसेल्फ क्लाइंट आप खुद हैं। तो आप क्लाइंट हैं, आपका मोबाइल की वो जो डिवाइस है वो क्लाइंट है, आपका जो लैपटॉप है वो क्लाइंट है। तो इस तरह ये, इसको हम क्लाइंट बोलते हैं। जो चीज हमारे पास एक्सेस करिए, वो चाहे आपका मोबाइल है या चाहे आपका लैपटॉप है, टैबलेट है या कुछ भी है, ये हमारे पास एक चीज हो गया क्लाइंट। अच्छा, सर्वर क्या है? सर्वर ये है जहां से वो चीज वो एक्सेस कर रही है। तो वो कहीं पे वो रिक्वेस्ट भेजेगी, कुछ भेजेगा कि भाई मुझे ये वेबसाइट उठा के ला दो। तो वेबसाइट कहीं पे स्टोर्ड होगी, तो वो जो जहाँ स्टोर्ड होगी और वो जो उसको रिस्पॉन्स देगा वो सर्वर है। अच्छा, अब जब ये बात हो गई कि क्लाइंट सर्वर क्या है, अब सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या फर्क है? तो सेंट्रलाइज सिस्टम ये है कि वो सर्वर जो है ना वो एक ही है। हम उसको जो है ना वो सर्वर एक ही है, और वो 10 सर्वर नहीं है, वो एक ही सर्वर है। और उसमें मतलब हर बंदा जाएगा, हर बंदे क्लाइंट की 50 बंदे अगर एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं बिलफर्ज हमजा.com, तो वो 50 बंदे एक ही सर्वर पे जाके कनेक्ट होंगे, और वो एक सर्वर उन 50 बंदों को रिस्पॉन्स भेजेगा। ये है सेंट्रलाइज सिस्टम। वो सेंट्रलाइज सिस्टम, वो सर्वर हैवी हो जाएगा, 50 बंदे कर रहे हैं, वो 5,000 बंदे हो जाएं, तो वो सर्वर की कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, और उस सर्वर में ज्यादा रैम लगाएंगे, ज्यादा सीपीयू लगाएंगे, ज्यादा इस तरह वो सर्वर को हम बढ़ाते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि वो बंद हो जाएगा, या वो उसको देखेंगे उसके साथ क्या मसले होते हैं। तो लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड अब मुख्तलिफ तरीकों के सर्वर्स हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ जो टर्म है ना, ये ब्रॉड टर्म है, मतलब ये थोड़ी सी होलिस्टिक टर्म है। ये ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये कोई एक सिंगल चीज है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड में फिर ये भी होता है कि मतलब जोग्राफिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फिर काम कंप्यूट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अलग मतलब जिस तरह 5 सर्वर हैं, और अगर कोई ग्लोबल एप्लीकेशन है तो हम बोलें कि भाई हर कॉन्टिनेंट में एक एक सर्वर लगा दो, और बस सही है। एशिया के यूजर्स इस सर्वर पे जाएंगे, और यूरोप के यूजर्स, जर्मनी वाले में कोई सर्वर में वहां लगा हुआ है वहां जाएंगे, अमेरिका के यूजर्स अमेरिका के सर्वर पे जाएंगे, इस तरह हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सर्वर। अच्छा, मजे अब क्या है कि वो हर सर्वर पे ना एक हमजा.com की कॉपी पड़ी हुई होगी। जो जर्मनी वाले यूजर्स हैं वो हमजा.com की वेबसाइट पे आएंगे, तो जर्मनी वाला सर्वर उनको हमजा.com की कॉपी दे देगा। इसी तरह अमेरिका वाला भी दे देगा। अब मसला क्या है? मसला सारा यही आता है कि वो कॉपी जो है ना वो अपडेट है नहीं है, वो सही कॉपी दे रहे हैं नहीं दे रहा। और दूसरा मसला कि
एक सर्वर डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह हम इसको वो देखते हैं और इनकी अप्रोचेस क्या होती हैं और ये मसले क्या क्या होते हैं और क्या सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ना बात की चीज है, पहली चीज ये है कि हम ये समझ लें कि जो क्या ये जरूरी भी है सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों है। देखिए हम हमने अभी तक जो है ना, अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की, सर तला ने, सर काशिफ ने और भी बाकी लोगों ने, तो अब तक हमारे पास जो एक पॉइंट आया ना वो एक ही आया है कि आपके पास स्केल हो रहा हो, कि स्केलेबिलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल आ गई, फेसबुक की एग्जांपल आ गई, लेकिन ये इसकी नीड नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सही है, एक एफिशिएंट वे है हमारे पास स्केलेबिलिटी को हैंडल करने का, लेकिन असल में ये नीड नहीं है। इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वो क्या है कि मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली आपको चाहिए क्यों, पहले तो हमने ये समझना है ना। फिर हम देखेंगे कि पहले तो हम ये सेंट्रलाइज सिस्टम में काम सीधे तरीके से हो रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं, 5 मुख्तलिफ दुनिया की जगहों पे सर्वर लगा दो, 50 लगा दो, 500 सर्वर लगा दो, ये एक लगा हुआ सही चल रहा है, हम कहते हैं नहीं इसको इसको ये सही नहीं है। तो पहले इसकी नीड को समझते हैं कि ये नीड क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। बेसिकली देखें, आपके पास ना कंप्यूटेशनल हैवी टास्क होते हैं, कोई ऐसे टास्क होते हैं जो जरूरी नहीं है कि वो आप जो है वो सिंगल सर्वर पे कर लें। बिल फर्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो एआई का मॉडल ट्रेनिंग है, ये एक पीसी का काम नहीं है, ये एक सर्वर का काम नहीं है। ये मॉडल ट्रेन जो है, ये पूरा एक पीसी पे नहीं होगा, ये एक सर्वर पे नहीं होगा, इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए। इसके बाद आप इसके लिए आपको मल्टीपल और बहुत ज्यादा हैवी कंप्यूट चाहिए, कंप्यूट पावर चाहिए। तो अब आपको जाहिरी सी बात है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी कंप्यूट, और मतलब इसको आपने कंप्यूट बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया कंप्यूट। दूसरा पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सर तलहा और बाकी सारे भी, के हमें स्केलेबिलिटी चाहिए। कि स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, मतलब जब स्केल करना हो, जब आपके पास यूजर्स बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा डिस्पर्स यूजर्स हो, कि लोड बहुत ज्यादा है और मतलब वो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं, और कोई एक इधर से है, कोई एक अलग कॉन्टिनेंट से है कोई, तो अब आप ये एक सर्वर पे नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, एक सर्वर के मसले बहुत सारे शुरू हो जाएंगे। अब वो स्लो हो रहा है, डाउन हो रहा है, लेटेंसी आ रही है, ये मसला वो मसला, वो सारे मसले हम एक एक करके देखेंगे और इसको आगे देखेंगे कि ये क्या है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्केलेबिलिटी, दूसरा कंप्यूट। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इसको एक दफा हम सर्च कर लेते हैं, फिर मैं ये आपको बता देता हूँ चैट जीपीटी पे कि व्हाई वी नीड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एक्सेप्ट फॉर स्केलेबिलिटी एंड कंप्यूट पावर। अच्छा, कंप्यूट पावर में ना, फिर अब जिस तरह मैंने मॉडल ट्रेनिंग की एग्जांपल दी, इसके अलावा ना और भी मतलब आपके पास जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास वो होना चाहिए। तो अच्छा, ये फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी, ये सारे जो है ना इसके मतलब ये जब हम स्केलेबिलिटी में पढ़ेंगे तो फिर हमें इसकी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। फिर असल जो चीज़ है वो ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि यूजर्स आपके एक इधर हों, बाकी कुछ इधर आपके इसमें पड़े हुए हों। अच्छा, रिलायबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी, रिलायबिलिटी ये होती है कि आपके पास अगर एक सर्वर है ना जो मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, ये बैठ गया, ये खराब हो गया, तो अब क्या होगा। अब वो जो 500 लोग हमजा.com पे आ रहे हैं, और हमजा.com का जहाँ जो सर्वर उस वेबसाइट को सर्व कर रहा है, तो अब बड़ा मसला है कि वो उन 500 यूजर्स को क्या दिखाएं। तो वहाँ क्या आ जाएगा, एरर, पेज नॉट फाउंड, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, और वो रिक्वेस्ट ही सर्वर की तरफ से फुलफिल ही नहीं होगी, रिस्पॉन्स में कुछ उसको भेजेगा ही नहीं, वो सर्वर एरर आएगा। तो इस चीज को भी मिनिमाइज करने के लिए, रिलायबिलिटी, इस सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए हम मल्टीपल सर्वर्स पे जाते हैं,
और रिलायबिलिटी का हम वो इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये रिलायबिलिटी की वजह से भी जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अच्छा, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ये सारा वही है, रिसोर्स शेयरिंग ये भी वही है कि वो कंप्यूट आप इसको वो कर सकते हो, जीपीयू, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। और तो ये भी वही आर्ग्यूमेंट है कि समटाइम्स वन कंप्यूटर सिंपली कैन नॉट कंटेन फिजिकली एवरीथिंग यू नीड। तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली जो हम वो बात कर रहे थे कि स्केलेबिलिटी की, कि एक कंप्यूटर में आप कितनी ही रैम लगा दोगे, कितनी ही हार्ड डिस्क लगा दोगे, आप उसमें एक सर्वर होगा आपके पास, अब आपको 5,000 यूजर सर्व करने हैं या 5 लाख यूजर सर्व करने हैं, आप रैम बढ़ा दोगे, प्रोसेसर बढ़ाते रहोगे, एक टाइम आएगा आप बढ़ाते रहोगे, 10,000 GB की रैम लगा दी, उसके बाद कोई एक लिमिट आएगी कि जहाँ पे अब मजीद और रैम नहीं बढ़ सकती उसकी, या मजीद और उसका कंप्यूट पावर नहीं बढ़ सकता। तो आपको वो उसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी फिर। तो बेसिकली यही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई है कि हमें ये चाहिए क्यों? किसी को ये समझ ना आया हो कि वो ये चाहिए क्यों, या इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिनको जो भी फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन है, या कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई और कोई सवाल आ रहा हो इसमें। Yes, sir, clear. Thank you. सही। अच्छा, एक और सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमें चाहिए क्यों। दूसरा ये है, क्या ये जहां अवॉइड हो सकता है इसको अवॉइड कर दें? मेरा कोई काम सेंट्रलाइज सिस्टम से हो रहा है, तो क्या मुझे जरूरत है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की? मैं पढ़ूं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के उसमें सरदर्द में? नो सर, आई थिंक नहीं करना चाहिए अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के लिमिटेशंस को बगैर जानने के काम लिए हो तो रही है। आपको देखना पड़ेगा। अच्छा सर, तला का ओपिनियन तो ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। और मैम आप क्या कह रही थी, मैम है ना? मैं ये कह रही हूँ कि लिमिटेशंस जानने के लिए हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना, कि हमें कब नीड होगी, तो हम उस पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा। सही, हम इसको ऑप्शनल रख लें नीड बेसिस पे, कि हमें आज जरूरत है तो हम लगा लें, और ये वो इस तरह की बात है ऐसे ही। जी सर, मतलब पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, सर मनसब आपका क्या ओपिनियन है? सर आई गेस कि ये डिपेंड करता है स्केलेबिलिटी पे, कि हमारा सिस्टम कितना वास्ट है। अगर हम उसको सिंगल सर्वर पे रन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड पे, लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लोकल सिस्टम की, कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एक फार्मेसी का जो है वो इन्वेंट्री सिस्टम मैनेज कर रहा है, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अब वो सिर्फ एक ही फार्मेसी के डिफरेंट शॉप्स को या डिफरेंट आउटलेट्स को मैनेज कर रहा है, तो आई गेस वो सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम है जो अराउंड द ग्लोब चल रहा है, जैसे कि हमारे पास कोर्सेरा है जिसमें हम डिफरेंट तरह के ना कोर्सेज को पढ़ते हैं, तो उस केस में हम फिर सेंट्रलाइज सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे जाना पड़ता है। सही। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि नीड हो या नहीं हो, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नीड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की नीड है। मैं आपको साथ में ये कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ कि मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मुझे करना चाहिए, या मैं अपनी नीड फुलफिल कर लूँ? नीड तो है, देखें नीड है, मेरे पास यूजर्स भी हैं, मेरा सर्वर भी चल रहा है, सब कुछ है, और मुझे जरूरत भी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को अवॉइड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और सेंट्रलाइज सिस्टम पे चला जाऊँ। तो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, या मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए? ये सवाल है। सर आई थिंक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि जो है ना, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हम अपनी रैम बढ़ाते हैं, सिस्टम की जो हार्डवेयर है वो बढ़ाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा हम नहीं वो बढ़ा सकेंगे, तो वहां आके फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ही जरूरत पड़ेगी। सही। इसके अलावा किसी का कोई ओपिनियन हो? तो अभी हमारे पास जो दो ओपिनियन आए हैं, वो एक ये आया है कि हम फ्यूचर नीड्स को वो देखें, और उसके अलावा ये कि हम अपनी करंट नीड्स को देखें, और मैम हिना का जो ओपिनियन था कि, और इसके अलावा स्केलेबिलिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी है हमारे पास।
तो इसके अलावा किसी और का कोई ओपिनियन हो? सवाल ये है कि मेरे पास जरूरत है मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, लेकिन मेरे पास सेंट्रलाइज सिस्टम का भी ऑप्शन है। तो मेरा काम सेंट्रलाइज सिस्टम से भी हो रहा है या हो सकता है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और वो मुझे उस हेडेक में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जो इस चीज का सर जवाब है इसमें ना। एक मेरा आपसे सवाल है, जी जी पूछें। वो ये है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड पे अगर हम जाते हैं तो क्या उससे एफिशिएंसी पे या कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। या वो, ओके तो फिर ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। हम इसको कॉस्ट के पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं कि माइट बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट ना हो। तो इसलिए हम रिलक्टेंट हो जाएंगे कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ करते हैं। सही। देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा था ना वो आप सब लोगों को समझ आ गई, और मैम मीना को बहुत अच्छी समझ आ गई। वो इसका जो जवाब है ना इस सवाल का, वो वही जवाब है जो पूरे सिस्टम डिजाइन का जवाब है। जो सिस्टम डिजाइन में आपको हर चीज, हर स्टेप पे आपको सोचना है। वो क्या है? वो है जो मैम हिना ने पूछा पहला सवाल, के परफॉर्मेंस और कॉस्ट, इसको दोनों टर्म्स को, और इस जैसी 50 और चीजें को भी देखेंगे हम। और इसको एक लफ्ज में अगर मैं बोलूं तो वो है ट्रेड ऑफ। ये हर स्टेप पे आपको देखना पड़ेगा। आपने ये पूछना है अगर मैंने सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाना है या मैंने उस पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जाना है, तो इसका जवाब असल में ये है कि मैंने ट्रेड ऑफ देखना है कि ये ट्रेड ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं, क्या चीज खो रहा हूँ, क्या चीज पा रहा हूँ। इस चीज को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास 10 घंटे हैं, अगर आपके पास 1 घंटा है, तो आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और आप अगर दो ही खेल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और फुटबॉल खेल सकते हैं, तो अगर उस 1 घंटे में आप बास्केटबॉल खेल लेते हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है फुटबॉल खेलने की। और अगर उस 1 घंटे में आप फुटबॉल खेल लेते हैं तो आपने फुटबॉल खेलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है, 1 घंटा बास्केटबॉल नहीं खेली आपने, क्योंकि आप दोनों काम कर सकते थे, लेकिन आपने एक कर लिया, दूसरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ट्रेड ऑफ कर दिया। तो ये वो ट्रेड ऑफ है, ये वो ट्रेड ऑफ का लफ्ज है जो जो आपने हर स्टेप पे सोचना पड़ेगा आपको सिस्टम डिजाइन पे। अब वो ट्रेड ऑफ परफॉर्मेंस में भी होगा, कॉस्ट में भी होगा, रैम में भी होगा, स्केलेबिलिटी में भी होगा, हर चीज में होगा ये। और इसके अलावा 50 और चीजें हैं जहाँ पे ये ट्रेड ऑफ आएंगे। और इकोनॉमिक्स में एक चीज कहते हैं कि आप जिस किसी एक चीज को छेड़े ना तो साथ में 6 चीजें और छिड़ती हैं। तो ये सिस्टम डिजाइन भी वैसा ही है। आप स्केलेबिलिटी को छेड़ेंगे तो आप पता चलेगा लेटेंसी भी छेड़ रही है, साथ में और भी 10 चीजें और भी चढ़ रही हैं, कॉस्ट भी चढ़ रही है, परफॉर्मेंस भी चढ़ रही है, बैंडविड्थ भी कभी मसला आ रहा है। तो वो कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है, किस चीज को कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम, किस चीज को। तो ये बेसिकली ना स्टडी ऑफ ट्रेड ऑफ्स है। आर्किटेक्चर के अंदर जितने हम ट्रेड ऑफ्स के डिसीजंस लेते हैं ना, ये उसकी पढ़ाई है कि हम वो कहाँ पे क्या चीज क्यों डिसाइड कर रहे हैं, और कहाँ पे क्या चीज किस तरह के ट्रेड ऑफ ले रहे हैं हम। तो ये सारा ट्रेड ऑफ मेजर करेंगे हम, और ये ट्रेड ऑफ मेजर करके और कौन सा ट्रेड ऑफ अच्छा है कौन सा ट्रेड ऑफ बुरा है, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला होगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपको रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए। तो दूसरा मतलब वो पॉइंट ये है कि ये सिस्टम डिजाइन, पहले तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझा कि वो उसको जरूरी क्यों है, दूसरा फिर हमने ये समझा कि ये है क्या और इसमें हमने पढ़ना क्या है। इसमें हमने ये नहीं पढ़ना व्हाट्सएप कैसे काम करता है या वो कैसे काम करता है, इसमें हमने जो सीखना है ना वो ये सीखना है, या वो क्यू कैसे काम करती है, या वो रॉबिन उसका लोड बैलेंसिंग के कितने एल्गोरिथम्स हैं, और वो राउंड रॉबिन है या ये क्या है। ये सब नहीं सीखना है हमने। हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि किस पॉइंट पे क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है और वो ट्रेड ऑफ क्यों हो रहा है। बस ये सीखना है। ये समझ आ गया तो पूरा सिस्टम डिजाइन समझ आएगा, आपको कोई भी सिस्टम बना लेंगे आप। तो ट्रेड ऑफ के पीछे की वजह समझना है, उसका वाई समझना है, और वो क्यों उस पॉइंट पे वो ट्रेड ऑफ, पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ क्यों किया हमने, और वो काम क्यों, मतलब वो ना करते तो उस क्या नुकसान होते, क्या फायदे होते, वो कर लिया तो उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्योंकि नुकसान भी होंगे। देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आपको नुकसान भी है, फायदा तो है, सेंट्रलाइज सिस्टम का आपको फायदा तो है, नुकसान भी है। तो वो चीज समझनी है, और वो ट्रेड ऑफ कहाँ पे क्या जरूरी ट्रेड ऑफ है ये चीज समझनी है बस। यही सिस्टम डिजाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
इसके अलावा ना सारे पैटर्न्स हैं। किसी ने लीड कोड किया हो ना तो उसको अब पूछ ले बंदा कि भाई वो ये फलाना क्वेश्चन किस तरह होगा, तो वो आपको फौरन से बता देगा पैटर्न का नाम कि ये 2 पॉइंटर से होगा, ये स्लाइडिंग विंडो से होगा। तो इस तरह ही ना इसमें अगर किसी से पूछ लें कि भाई ये वो फलानी प्रॉब्लम किस तरह होगी, बैच प्रोसेसिंग किस तरह होगी, तो उसके 3 4 ही वो तरीके हैं बस। क्यूज बनानी है, क्या करना है, वर्कर्स है, पब सब है, पब्लिशर सब्सक्राइबर है, बस। वो अब आपने उन 3 4 तरीकों पैटर्न्स में से वो एक अपना काम का पैटर्न उठाना है जो आपकी रिक्वायरमेंट में सही फिट हो रहा है, और वो उठा के लगा देना है। लेकिन पैटर्न लगाने का नाम सिस्टम डिजाइन नहीं है। सिस्टम डिजाइन है वो ट्रेड ऑफ समझने का कि वहां पे आपने ट्रेड ऑफ क्या किया है और वो क्यों किया है, और उसको एक्सप्लेन करने का। इस चीज को हम सिस्टम डिजाइन कहते हैं। और ये हमने पढ़ना किस तरह, ये हम पढ़ेंगे इस तरह के, हम डायरेक्टली कोई सिस्टम उठाएंगे, उसको देखेंगे कि वहां पे किस चीज में क्या मसले थे और उसमें वो किस तरह मसले सॉल्व हुए हैं। तो पैटर्न्स भी बहुत सारे हैं, तो पैटर्न्स की भी मैं एक लिस्ट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो अगर ये आप इन ये जो इस लिस्ट के पीछे पढ़ेंगे ना, ये जो अभी ये चैट जीपीटी देगा, पैटर्न्स इन सिस्टम डिजाइन सिमिलर टू लीड कोड लाइक 2 पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो, तो फिर ये आपका ये सिस्टम डिजाइन ना होगा नहीं कभी, ना ही आपको समझ आएगा कि ये पढ़ना किस तरह है। अब देखें ये ना सिस्टम डिजाइन के कुछ पैटर्न्स हैं कि वो सही है, रेप्लिकेशन किस तरह होनी है। अब ये रेप्लिकेशन के 4 ही 5 तरीके हैं बस। उन 4 5 हर दफा वही यूज होंगे। ये शार्डिंग के, पार्टीशनिंग के, डेटाबेस को किस तरह करना है, मैसेज क्यू, तो और फिर रेट लिमिटिंग किस तरह करनी है, ये इनके ज्यादा नहीं है, कुछ वही तरीके हैं। और फिर ये इसी तरह लोड बैलेंसिंग है, इसके कोई छोटे मोटे एल्गोरिथम्स हैं कि वो किस तरह जाना है, वो लोड बैलेंसिंग किस तरह होनी है, बस हर दफा वो उसी तरीके से होगी। तो आपने ये नहीं पढ़ना कि लोड बैलेंसिंग के कितने एल्गोरिथम्स हैं और वो राउंड रॉबिन है और वो किस तरह है, वो पहले कौन सी पे जाता है लोड, पहले फिर कौन सी पे जाता है। आपने जो ये असल में जो चीज समझने वाली है सिस्टम डिजाइन में वो ये है, क्या लोड बैलेंसर यहाँ लगाना है कि नहीं लगाना, और लगा दिया तो उसका क्या नुकसान है क्या फायदा है, और नहीं लगाया तो उसका क्या नुकसान है क्या फायदा है, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोड बैलेंसर सही लगेगा, सही चीज है भी सही कि नहीं, ये पढ़ना है हमें। ये नहीं पढ़ना कि वो राउंड रॉबिन है, कि वो लोड बैलेंसर के अपने एल्गोरिथम्स कितने हैं, क्या है रेप्लिकेशन की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, पार्टीशनिंग की, क्योंकि ये गिनी चुनी स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपको वैसे ही समझ आ जाए। ये काम रेप्लिकेशन जो काम है और जो लोड बैलेंसिंग है ना, ये 5 तरीकों से ही होता है, 5 से ज्यादा तरीके नहीं हो, 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, वही 10 तरीके हैं। और वो सारी जिंदगी वही रहेंगे। मशीन लर्निंग के वो कुछ हो जाएंगे बस। तो बेसिकली ये सारी जितने पैटर्न्स है ना, इनके अंदर नहीं जाना है हमने, हमने वो पीछे वो करना है, और इसको हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम साथ साथ समझेंगे। अगर कोई काम ये कंसिस्टेंट हैशिंग से हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि ये क्या है कंसिस्टेंट हैशिंग, और यहाँ क्यों जरूरी है, और ये इसका क्या ट्रेड ऑफ था, और इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये ना यूज करते तो क्या फायदा मिल रहा था क्या नुकसान मिल रहा था। तो सिमिलरली यही है डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूटेड के कुछ पैटर्न्स हैं, लीडर इलेक्शन और कोरम रेप्लिकेशन कंसेंसस प्रोटोकॉल, और फिर इनके अपने अंदर इसके अंदर एल्गोरिथम्स भी होंगे, और स्केलेबिलिटी के स्केलिंग के पैटर्न्स हैं। अब स्केलिंग किस तरह होगी, अब ये ना इसी इन्हीं 6 तरीकों से होगी। कैशिंग कर लो, रेप्लिकेशन कर लो, शार्डिंग कर लो, पार्टीशनिंग कर लो, कंसिस्टेंट हैशिंग कर लो। इनमें से आपने क्या करना है ना, ये समझना है, ये समझ आनी चाहिए आपको, बस। और ये आपका सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। तो चलते हैं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है सबसे पहले कुछ इसकी फंडामेंटल्स हैं, और वो है सबसे पहले हमारे पास उसको उसका नाम है कैप थ्योरम। तो मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ गूगल पे कैप थ्योरम।
अच्छा, दो थ्योरम्स हैं, एक कैप थ्योरम है और एक पीएसीएसएलसी थ्योरम है। ये दो थ्योरम अगर आप समझ लेंगे तो बेसिकली मतलब सिस्टम डिजाइन की आपको ट्रेड ऑफ्स की समझ आ जाएगी। सिस्टम डिजाइन में क्या समझना है, ट्रेड ऑफ समझना है। से ट्रेड ऑफ समझने के लिए किस ये क्या समझना है, ये दो थ्योरम समझने हैं बस, और कुछ नहीं समझना। तो अच्छा देखिए, कैप थ्योरम क्या कहता है। सी से है कंसिस्टेंसी, कैप का ये इसकी एब्रीविएशन है, सी फॉर कंसिस्टेंसी, ए फॉर अवेलेबिलिटी, पी फॉर पार्टीशन। अच्छा, ये क्या कौन सा पार्टीशन है, ये है नेटवर्क पार्टीशन। कंसिस्टेंसी क्या चीज है, कंसिस्टेंसी ये चीज है कि आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। मतलब देखें, आपका बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं एक बंदे को, मतलब आपने 5 मिनट पहले चेक किया तो उसमें 5,000 थे, और अगले मिनट चेक किया तो उसमें 3,000 थे, लेकिन आपने कोई एटीएम का विड्रॉल भी नहीं किया। तो ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंसी नहीं है। फेसबुक का लाइक का बटन है, वहां पे आ रहा है कि 17,000 बंदों ने लाइक कर दिया, और उसी टाइम पे मैं भी वही बटन देख रहा हूँ, उसी वीडियो के नीचे, उसी रील के नीचे, तो वहां पे मुझे दिखा रहा है कि भाई 18,000 बंदों ने लाइक कर दिया। अब कौन सी चीज सही है, एक जगह दिखा रहे 1,300 शेयर्स हैं और उसी सेम टाइम पे दूसरे बंदे को दिखा रहे हैं कि 1,000 शेयर्स हुए हैं। ये जो है ना, ये इनकंसिस्टेंसी है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ये होगा, हम लोगों ने एक यूट्यूब की वीडियो खोली, आपको भी वो दिखा रहा है कि ये 300 दफा शेयर हुई हुई है और 1,000 दफा लाइक हुई हुई है, और दूसरे बंदे को भी वो दिखा रहा है, पूरी दुनिया को वही दिखा रहा है। तो ये कंसिस्टेंट है कि, तो ये चीज होती है कंसिस्टेंसी। और फिर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या चीज है कि वो सिस्टम जब आपको चाहिए वो अवेलेबल हो। कि अगर मैंने बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करनी है तो वो अवेलेबल होना चाहिए, और वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बैंकिंग एप्लीकेशन बोले कि भाई अभी मेंटेनेंस डाउन टाइम चल रहा है और अभी अवेलेबल नहीं है, अभी एटीएम नहीं चलेगा, अभी ऐसा मसला है, अभी वैसा है। फेसबुक को करें तो वो पता चले वो ना चले, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें वो डिलीवर ना हो रहा हो। तो ये अनअवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबल नहीं है, हम इसको कहते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी इन कॉन्ट्रास्ट क्या होगी, अवेलेबिलिटी ये होगी कि जब आपने सिस्टम आपको चाहिए उस काम के लिए, तो वो काम वो अपना करे, और वो अवेलेबल हो काम करने के लिए। तो अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है तो यूट्यूब चलनी चाहिए, वहां पे वो चले और वो वीडियो अपलोड हो। ये ना हो कि वो यूट्यूब खोल रहा हूँ तो आगे भाई वो यूट्यूब ही बंद है, वो वहां पे कुछ आ नहीं रहा, और वेबसाइट डाउन है उनकी, कोई और मसला है। बैंक की एप्लीकेशन, बैंक से ट्रांजैक्शन करनी है तो वहां पे वो बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। पार्टीशन क्या है, पार्टीशन ये है कि जब आपने नेटवर्क में से आपके पैकेट्स जा रहे होते हैं, नेटवर्क में ना बेसिकली देखें, आपके पास जो इंटरनेट आ रहा है इसमें ना पैकेट्स आ रहे होते हैं, या आप इसको सिमिलरली समझ लें कि वो आपका जो इंटरनेट है वो जरा थोड़ा सा वीक होता है या डाउन होता है। तो अच्छा, अगर नेटवर्क डाउन हो जाता है तो, या वीक हो जाता है, नेटवर्क क्या है आपका, इंटरनेट समझ लें अभी फिलहाल इसको। तो अगर आपका इंटरनेट डाउन होता है, वीक होता है, तो ये इसको कहते हैं पार्टीशन, नेटवर्क पार्टीशन हो गया। नेटवर्क सही आ रहा है तो बस सही है वो नेटवर्क, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो नेटवर्क वीक हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, तो फिर इसको हम कहते हैं कि नेटवर्क पार्टीशन हो गया। अब जब नेटवर्क पार्टीशन हो गया, अब कैप थ्योरम क्या कहता है, कैप थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास नेटवर्क पार्टीशन होगा, और ये होगा ही होगा, चार खा जाएगी केबल को इंटरनेट की, इंटरनेट नहीं आएगा, कुछ मसला होगा, तो जब ऐसे मसले होंगे, या वैसे ही इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, या और कुछ होगा, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप कंसिस्टेंसी रख लें या तो अवेलेबिलिटी रख लें। ये दो चॉइसेस हैं, इन दोनों का ट्रेड ऑफ है कि आप या तो कंसिस्टेंसी रख लें या तो अवेलेबिलिटी रख लें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, यूजर ए का बैलेंस है वहां पे कितना, 500। अच्छा, अब क्या हुआ कि यूजर ए ने ट्रांजैक्शन की कितने की, 100 रुपए की, बैलेंस कितना रहना चाहिए, 400। अच्छा, हुआ क्या कि जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी तो नेटवर्क पार्टीशन हो गया, इंटरनेट चला गया। अब बैंक के पास क्या चॉइस है,
बैंक में ये ट्रांजैक्शन हो गई और उसके बाद नेटवर्क पार्टीशन हो गया। बैंक के पास ये चॉइस है कि वो यूजर को दिखाए कि आपका बैलेंस 400 हो गया है और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। दूसरी चॉइस ये है कि वो यूजर को बोले कि ट्रांजैक्शन फेल हो गई है और आपका बैलेंस वही 500 का 500 है। अच्छा, फिर अब नेटवर्क तो हो गया, नेटवर्क पार्टीशन हो गया, नेट बंद हो गया, तो बैंकिंग एप्लीकेशन बोले कि भाई, बैंक वाले बोले कि आप ट्रांजैक्शन करते रहो, इस 400 से भी आगे करते रहो, 100 और भी भेज दो किसी को, 300। लेकिन वो अपने सर्वर्स पे अपडेट ना करें, मेन सिस्टम अपडेट ना करें, वो ये सारा रिकॉर्ड कहीं रखते रहें, ये सारा रिकॉर्ड रखते रहें कहीं पे, और फिर मेन सिस्टम अपडेट ना करें और यूजर को ये दिखाते रहें कि आपका सिस्टम अपडेट हो रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो चीज है ना, हम इस ये वाला सिनेरियो, इसको कहेंगे हम अवेलेबिलिटी। कि सिस्टम ने, बैंक के सिस्टम ने अवेलेबिलिटी को प्रेफरेंस दे दी, किसके ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। कंसिस्टेंट नहीं है, इधर ये 300 है, लेकिन बैंक का जो अपना इंटरनल सिस्टम है उसमें क्या लिखा हुआ है, 500। क्योंकि वहां तो नेटवर्क डाउन है। वो तो जब नेट आएगा तो फिर ये जितने 300 में से 200 बचा होगा, 100 बचा होगा, या 500 का 700 हो गया होगा, जितना भी हो गया होगा, वो इस सिस्टम को अपडेट करेगा, 500 को 700 कर देगा या 300 कर देगा, जो भी करना होगा कर देगा। लेकिन ये कंसिस्टेंसी इसने ट्रेड ऑफ कर दी अवेलेबिलिटी के ऊपर, यूजर को दे दिया, अवेलेबल कर दिया कि भाई आप यूजर को बोलो, आप ट्रांजेक्शन करते रहो, आप ऐप यूज करते रहो। सही है। अच्छा, ये एग्जांपल बैंकिंग में इसके उलट होती है। बैंकिंग वाले बहुत आराम से क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी ट्रेड ऑफ कर देते हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। बैंकिंग वाले कहते हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, अवेलेबल हो नहीं हो खैर है। अवेलेबिलिटी बहुत कॉमनली वो होती है, ट्रेड ऑफ होती है इसमें, मतलब ऐसे यूं 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपकी एप्लीकेशन ही अवेलेबल नहीं होगी, तो जो लास्ट बैलेंस शो हो रहा है वही शो हो रहा होगा, और आपको यूज नहीं करने देंगे वो एप्लीकेशन, और वो ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे, और लेकिन वो कंसिस्टेंसी होगी, जो बैलेंस होगा वही दिखाएंगे और वही होगा, सर्वर्स में भी वही होगा, हर जगह वही होगा। इसके बरक्स आप ले लें कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन, फेसबुक है, वो क्या है, वहां पे एक बंदे को भाई 1700 लाइक दिख रहे हैं, दूसरे को 1710 लाइक दिख रहे हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है, लाइक्स एक वीडियो पे 1700 लाइक हैं या 1710 लाइक हैं? तो वो तो फेसबुक और ये आजकल यूट्यूब तो लाइक तो वैसे भी थाउजेंड्स में इस तरह करके दिखा देता है, 5.6 के लाइक्स हैं या कितने लाइक्स हैं, अब वो 5600 तो नहीं होंगे, हो सकता है 5626 हो, लेकिन ये फिगर कब बढ़ेगी, जब ये 5.7 होगा। तो बीच की ये सारी फिगर्स तो ये अनइम्पॉर्टेंट होती। तो इस तरह मतलब हम अपनी उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये ट्रेड ऑफ्स डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज, इसको ट्रेड ऑफ का मतलब वो करना है, क्या चीज को प्रेफरेंस देनी है, अब से अवेलेबिलिटी को प्रेफरेंस देनी है या कंसिस्टेंसी को प्रेफरेंस देनी है। ये कैप थ्योरम कहता है। ये कब होता है, जब पार्टीशन होता है। जब पार्टीशन होगा, कैप थ्योरम ये कहता है जब पार्टीशन होगा, जब आपका नेटवर्क डाउन होगा, तो आप दो ही चीजों को दो दो इन दो चीजों में से कोई एक चीज चूज कर सकते हो, अवेलेबिलिटी या कंसिस्टेंसी। ये दोनों नहीं हो सकते एक साथ। अच्छा, तो कैप थ्योरम तो हमें ये कहता है, अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। According to the CAP theorem, only two of the three desirable characteristics, consistency, availability, and partition tolerance, can be shared or present in a network shared data system or a distributed system. तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब सवाल ये हो सकता है कि अगर नेटवर्क पार्टीशन हो ही ना, तो क्या ये दोनों हो सकते हैं हमारे पास? इसका किसी को जवाब पता हो या आइडिया हो? नेट बिल्कुल सही आ रहा है, जबरदस्त 5G चल रहा है। तो फिर तो दोनों चीजें होंगी ना। सही। अच्छा, उस टाइम पे भी एक ट्रेड ऑफ होता है, सही कह रही हैं आप, आपका आंसर सही है कि वो दोनों चीजें होंगी, लेकिन उस टाइम पे ट्रेड ऑफ डिफरेंट होता है। फिर इन दोनों में ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा होता। कैप थ्योरम ये कहता है जब पार्टीशन होगा, नेटवर्क पार्टीशन होगा, तो इन अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी में से किसी एक चीज को आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इन
तीनों में से कोई दो चीज एक टाइम पे इकट्ठे होंगी। तो अगर हम कल से फिर हम ये पढ़ेंगे कि पार्टीशन जो है अगर वो ना हो और नेट सही चल रहा हो, आपका हर चीज सही हो, तो फिर क्या है, फिर ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, और कोई सजेशंस हो तो वो भी दें, और फिर हम देखेंगे कि ये पूरे पूरे सिस्टम्स किस तरह बनते हैं। और इन्हीं दो तीन चीजों के ऊपर जो है ना वो हम सारी मतलब वो आपका पूरा सिस्टम डिजाइन होता है। चाहे वो पूरा व्हाट्सएप बनाना हो, जो नेटफ्लिक्स बनाना हो, जो मर्जी बनाना हो, यही तीन चीजें हैं। इसमें दो चीजें और हम कल पढ़ लेंगे और वो बस आपका ये, इसके अलावा बाकी सारी चीजें थ्योरेटिकल हम साथ साथ करें। तो एनी क्वेश्चंस, किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, या और भी कोई सवाल हो। ठीक है सर, आपने तो बहुत इजी कर दिया हमारे लिए। चलें, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो चलें ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको। और कल एक और थ्योरम है, PACS-LC थ्योरम। तो वो ये बताएगा कि जब नेटवर्क पार्टीशन नहीं हो रहा होता फिर क्या होता है। तो ये दो चीजें तो होती हैं, उसके साथ और भी एक ट्रेड ऑफ होता है, तो उसको पढ़ेंगे। और फिर सिस्टम डिजाइन की एक्चुअल सिस्टम डिजाइन करने बैठेंगे, और फिर बाकी चीजें साथ साथ पढ़ेंगे। चलें, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।